पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 पर। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इस घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वय शासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके। इसी क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, अर्थात मोंटेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब समझेंगे भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर क्रमशः केंद्रीय सूची और राज्य सूची का निर्माण किया गया एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपने सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन थी, जो लंदन स्थित सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। पुनः प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित इन विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इसमें उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था अर्थात डायआर्की व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की, अर्थात भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्य परिषद अर्थात राज्यसभा और विधानसभा अर्थात लोकसभा का गठन किया गया। राज्य परिषद या राज्यसभा परिषद में 7 सदस्य थे, जिनमें से 34 निर्वाचित होते थे और अन्य मनोनीत। विधानसभा अर्थात लोकसभा विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और शेष नाम निर्देशित होते थे। अतः दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यथावत बनी रही, लेकिन अब मुस्लिमों के साथ साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और मद्रास के गैर ब्राह्मणों तक विस्तारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन भारत में उच्च नागरिक सेवाओं पर ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर किया गया। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस प्रस्ताव के आधार पर 8 नवंबर 1927 में
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसे साइमन कमीशन या साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। HE क्लास के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।